Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So last class we were discussing about the constructional aspects of induction machines. Okay, so we are going to continue that lecture. Okay, in this lecture we are going to study about if instead of copper bars, if we use aluminum bars, what will be the effect in the squirrel cage rotor. Then we are going to see some more aspects of squirrel cage rotor. Okay, and then we are going to discuss about two important phenomena that are crawling and cogging. ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था. अब हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में अगर आप कॉपर बार की जगह पर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स यूज करते थे तो क्या होगा वो देखेंगे. उसके बाद में हम ये देखेंगे कि स्क्विरल केज के और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकते हैं और कहाँ पे हम उसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, कैसी कंडीशंस के लिए हम स्क्विरल केज ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो सब हम देखने वाले हैं. और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्रॉलिंग और कॉगिंग क्या होता है. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये पॉइंट सोचते हैं कि स्क्विरल 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूजुअली हम सबको पता है कि कॉपर वायर्स के लिए डिज़ाइन होता है. पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि दे आर डिज़ाइन फॉर कॉपर वायर्स. लेकिन इफ इंस्टेड एल्यूमिनियम बार अगर यूज हुआ तो कितना एल्यूमिनियम बार यूज हुआ तो क्या होगा, दैट इज अवर क्वेश्चन. ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से कि अ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर आर डिजाइन टू हैव कॉपर बार्स इफ इंस्टेड एल्यूमिनियम बार्स आर यूज्ड. ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट. देखो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम यूजुअली हम इसलिए यूज करते हैं कि एल्यूमिनियम थोड़ा चीप होता है. ठीक है, तो अब हमें सोचना है कि अगर मैं एल्यूमिनियम यूज़ करूँ, मुझे अगर रोटर में एल्यूमिनियम यूज़ करना है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम और कॉपर के बीच में कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी या इन सब चीज़ों में कुछ डिफरेंस है या नहीं. ठीक है, बेसिकली हमें पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहिए. ठीक है, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम भले ही सस्ता हो लेकिन उसकी जो कंडक्टिविटी रहती है वो कॉपर से कुछ कम होती है. ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी इज यूजुअली लेस देन कॉपर. एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी रहती है दैट इज लेस देन कॉपर्स कंडक्टिविटी. ठीक है, यूजुअली हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी गोल्ड की होती है, उसको यूज़ नहीं कर सकते हम क्योंकि बहुत महंगा होता है. फिर सिल्वर की होती है ना, उसको भी यूज़ नहीं कर सकते. फिर कॉपर की होती है, फिर कहीं जाके एल्यूमिनियम का नाम आता है. ठीक है, सबसे पहले देखो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिर एल्यूमिनियम आता है. तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी क्या है, कम है. अगर कंडक्टिविटी कम है तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी. यस, इस रेजिस्टिविटी विल बी कंपेरेटिवली मोर देन कॉपर. कॉपर विल बी अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ओके, द स्पीड विल डिक्रीज, राइट, बिकॉज रेजिस्टेंस मिल रहा है ना मोटर को. रेजिस्टेंस के कारण मोटर की जो स्पीड है स्लिप पे इफेक्ट आएगा और स्पीड भी डेफिनेट सी बात है कम होगी क्योंकि उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है. लेकिन जो इसका जो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी द स्पीड डिक्रीजेस एंड सेकेंडली द मैक्सिमम टॉर्क्स रिमेन अनचेंज्ड. उसके बाद में स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क. ठीक है, जिसको हम डिफाइन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. वी आर गोइंग टू डिराइव कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है. अभी के लिए आप ये जान लो कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज R2/X2. ठीक है, तो अगेन आपका R2 इंक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज यू आर यूजिंग एल्यूमिनियम. ठीक है, देयरफॉर द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल इंक्रीज. तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीजेस. ओके, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल इंक्रीज. अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है I2R लॉसेस बढ़ेंगे तो ओमिक लॉसेस भी बढ़ेंगे. ओके,
So whenever you are using aluminum instead of copper, ohmic losses will increase. अब किसी भी चीज में अगर लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एफिशिएंसी बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट प्लस लॉसेस. सो लॉसेस आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एफिशिएंसी विल डिक्रीज. और एफिशिएंसी अगर डिक्रीज हुई इसका मतलब क्या होगा, नेट जो मैकेनिकल पावर है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वो नॉइस में या साउंड में वो लॉसेस जा रहे हैं. हीट यहाँ पे देखें तो हीट में जा रहे हैं, है ना, I2R के लॉसेस, हीटिंग लॉसेस में वो लॉसेस जा रहे हैं. तो इस वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाएगी. स्पीड कम होगी तो नेट मैकेनिकल पावर भी जो है हमारा कम हो जाएगा. सो नेट मैकेनिकल पावर विल डिक्रीज. नेट मैकेनिकल पावर डिक्रीजेस. अगेन जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, एफिशिएंसी ऑल्सो डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस एज R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी. ठीक है ना. नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ स्क्विरल केज रोटर. ठीक है, जब भी हम स्क्विरल केज की रोटर की बात करते हैं तो हमेशा हमें याद रखना है कि यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स नहीं होती हैं. ठीक है, जितने हमारे स्टेटर के पोल्स हैं उतने ही पोल्स रोटर में इंड्यूस्ड हो जाते हैं. ठीक है, और जैसे ही अगर मैं इफ आई वांट टू अपग्रेड द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, अगेन सिंस द रोटर पोल्स आर इंड्यूस्ड पोल्स, अगेन वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेते हैं. ओके, दे एडजस्ट टू द सेम नंबर ऑफ पोल्स एज ऑफ स्टेटर. सो इसी को हम पॉइंट्स में लिखेंगे. नो डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज सेम नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स विल बी इंड्यूस्ड इन द रोटर ऑटोमेटिकली बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन. ठीक है, सो एज रोटर पोल्स आर इंड्यूस्ड पोल, जैसे कि मैंने कहा था कि रोटर पोल जो है वो मेरी इंड्यूस्ड पोल है. सो दिस टाइप ऑफ रोटर कैन बी रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली टू चेंजेस इन द स्टेटर नंबर ऑफ पोल्स. दैट इज व्हेन द स्टेटर पोल्स आर चेंज, ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाता है, मतलब रोटर पोल्स विल बी चेंज. याद रखो आप, ठीक है, कि जैसे ही आप स्टेटर की पोल्स को आप चेंज कर रहे हो तो रोटर की पोल्स भी उसको अपने बराबर कर लेंगी. ठीक है, एडजस्ट कर लेंगी. ठीक है, तो इफ यू आर चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, रोटर पोल विल डेफिनेटली बी, बिकॉज रोटर पोल क्या है, इंड्यूस्ड पोल्स हैं. ओके, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्क्विरल केज में जो नंबर ऑफ फेज हैं वो दैट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ कॉपर बायर्स अंडर वन पोल. एक पोल के अंदर कितने कॉपर बायर्स हैं वो हमें नंबर ऑफ फेजेस दे देंगे. ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स अगर डिफरेंट हुए तो वो रोटर वर्क नहीं करेगा, वो घूमेगा ही नहीं. ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज नॉट पॉसिबल विद अनइक्वल नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर पोल्स. हालांकि आपके फेजेस अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ पोल्स जो है वो सेम रहेंगे. ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल इवन दो द स्टेटर एंड रोटर नंबर ऑफ फेजेस आर अनइक्वल. ठीक है ना. अब क्योंकि स्क्विरल केज में आउटर सरफेस थोड़ा स्मूथ होता है, एयर गैप ज्यादा होता है. अगर एयर गैप ज्यादा हुआ तो इससे क्या होगा, जो मेरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, जब भी एयर गैप आपका ज्यादा रहता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है उसका रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, एज दिस टाइप ऑफ रोटर हैज स्मूथ आउटर सरफेस, एयर गैप इज इनफ बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर. दिस रिड्यूसेस द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द करंट, और ये नो लोड और फुल लोड पावर फैक्टर को भी इंक्रीज कर देता है. ठीक है, अब क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर में वाइंडिंग और वाइंडिंग ओवरहैंग नहीं होते हैं. ठीक है, रोटर में ध्यान रखो, रोटर की बात कर रहा हूँ, वाइंडिंग और वाइंडिंग ओवरहैंग नहीं होते, तो इस वजह से क्या होगा, मेरा लीकेज रिएक्टेंस है वो बहुत ही लो होता है. लीकेज रिएक्टेंस अगर लो होगा तो जो मेरा मैक्सिमम टॉर्क है दैट विल रिजल्ट वो हाई हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क यूजुअली इस इक्वेशन से दिया जाता है. ठीक है, आने वाली क्लासेस में वी आर गोइंग टू डिराइव दिस इक्वेशन. अभी के लिए आप याद रखो, Tm इज इक्वल टू 180 बाई 2 पाई ns E2 स्क्वायर बाई 2x2. ठीक है ना, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2, है ना, हमारा लीकेज रिएक्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जब अगर मैं ये मेरी वैल्यू अगर मेरी कम हो रही है तो डेफिनेट सी बात है Tm की वैल्यू क्या होगी, मेरी इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम हो रही है तो. ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग्स नहीं होती स्क्विरल केज रोटर साइड में, है ना, और वाइंडिंग ओवरहैंग नहीं होता, तो उस वजह से क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस है जो बहुत ही लो होती है, और लो लीकेज रिएक्टेंस की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होता है एट रनिंग कंडीशन. ठीक है,
नाउ हम देखेंगे कि ड्रॉबैक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के ड्रॉबैक क्या क्या है। सबसे पहला तो है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क का यूजुअली जो फॉर्मूला दिया जाता है, अगेन आने वाली क्लासेस में वी आर गोइंग टू डिराइव इट, अभी के लिए आप याद रखो स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 180/2 पाई ns E2 स्क्वायर इंटू R2/R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो रोटर है वो यूजुअली क्या ऑफर करता है, लो रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। हमें जैसा कि अभी के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वी कैन से दैट लो रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफर करता है हमारा रोटर। तो अगर लो रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है तो R2 मेरा क्या होगा, डिक्रीज हो गया। R2 डिक्रीज होगा तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से द स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी पुअर, ठीक है। उसी तरीके से जब हम स्टार्टिंग करंट की बात करें तो वो गिवन होता है I2 इज इक्वल टू E2/Z2 से, रोटर साइड में जो करंट होता है। तो Z2 अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या है मेरे पास में, लो वाइंडिंग इंपिडेंस है। लो वाइंडिंग इंपिडेंस यानी Z2 की वैल्यू अगर कम है तो जाहिर सी बात है मेरी I2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी वजह से जो मोटर से हम स्टार्ट करते हैं तो वो हाई स्टार्टिंग करंट देता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इट ड्रॉज हाई स्टार्टिंग करंट। तो इसलिए कभी कभी हम लोग इसमें स्टार्टिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट को कम कर सकें। जैसे कि अगर हम यूज़ करना चाहें तो स्टार डेल्टा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा करंट है वो डिवाइड बाय √3 टाइम्स हो जाए स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज़ करके। इस तरह के कई सारे स्टार्टिंग मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई स्टार्टिंग करंट होता है। अब जैसे कि आप लोगों ने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, cos ∅2 इज इक्वल टू R2/√R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगेन स्क्विरल केज हमारा क्या देता है, लो रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो अगर R2 की वैल्यू लो है, डेफिनेट सी बात है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो पुअर है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्टिंग कंडीशन के लिए तो बहुत ही पुअर है। जहाँ पे भी मुझे स्टार्टिंग कंडीशन चाहिए वहाँ के लिए तो ये एकदम ही पुअर है, लेकिन रनिंग कंडीशन के लिए इट इज़ द बेस्ट मोटर। सो वी कैन कंक्लूड दैट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर गिव्स गुड रनिंग परफॉर्मेंस बट पुअर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, ठीक है ना। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू दिस फंक्शन ऑफ स्क्यूड रोटर स्लॉट, हाँ चलो, अगर आपको स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो आप सीधी से क्या कर सकते हो, आप जितने भी कॉपर बार्स है उनकी लेंथ को इंक्रीज कर दो। तो अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मेरी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो ये सारी देखो, ये सारी इक्वेशन में रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुई तो आपका जो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम बेटर, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस टू इंपॉर्टेंट फिनोमिना, क्रॉलिंग एंड कॉगिंग, ठीक है। क्रॉलिंग एंड कॉगिंग डिस्कस करने से पहले हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि जो ईएमएफ होती है वो यूजुअली एग्जैक्टली जो होती है वो मेरी साइन नहीं होती है, वो कुछ स्क्वायर के फॉर्म में हमारी ईएमएफ जो है स्क्वायर वेव फॉर्म के फॉर्म में आती है ना। मैंने ये पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। लेट अस मेक दिस, मैं एक और बार जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का दे देता हूँ आपको। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इक्वल हाफ होगा इसी की तरह, तो एग्जैक्टली हमारी जो है साइन वेव नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी फोरियर सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है क्योंकि इसकी सिमेट्री है, इक्वल सिमेट्री है, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव हाफ है, तो इसकी जो an है वो तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। जितना भी चीज, सॉरी, जो आपके इवन हार्मोनिक्स हैं वो तो होंगे नहीं, इवन पे तो जीरो रहेगा, लेकिन जितना भी हमारा चीज रहेगा वो किस पर रहेगा, ऑड हार्मोनिक्स पर रहेगा। ऑड हार्मोनिक्स मेरे क्या क्या होते हैं, पहले हम सिर्फ उन हार्मोनिक्स को लिखते हैं, n इज इक्वल टू, ठीक है। देखो मैंने पिछली क्लासेस में आपको ये पूरा डिराइव करके दिखाया था कि कैसे आते हैं ये, तो हम उसके डेरिवेशन पे अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे बात करते हैं उन ऑड हार्मोनिक्स की जो इस तरह की वेव से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो लेट अस से ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, तो n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, so on and so forth. अब इन हार्मोनिक्स में हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उनका जो इफेक्ट है वो हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे।
अब लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स की बात करें तो वन, तो देखो वन कोई हार्मोनिक नहीं है, वन मतलब फंडामेंटल वेव, जो आपकी साइन वेव है वो वन से रिप्रेजेंट होती है। ये तो हो गया मेरा फंडामेंटल। अब क्योंकि ये मेरा ये 3 फेज है और बैलेंस्ड है, मैंने पहले भी कहा था आपको 3 फेज और बैलेंस है, तो अपने आप कौन सी हार्मोनिक्स चली जाएंगी, जो भी मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी ट्रिपलेट हार्मोनिक्स, यानी 3, 9, ठीक है, 15 और आगे 21, जितने भी ट्रिपलेट हार्मोनिक्स है दैट विल बी एब्सेंट। तो अब इनको देखो 5, 7, 11, 13, तो अगर मैं इसको किसी एक फॉर्मूले में फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? 5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 6 - 1, और 7 को कैसे लिख सकता हूँ? 6 + 1, ठीक है। 11 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 6 × 2 - 1। उसी तरीके से 13 को कैसे लिख सकता हूँ? 6 × 2 + 1। उसी तरह से मुझे बताओ 17 को कैसे लिख सकता हूँ? 6 × 3 - 1। बताओ 19 को कैसे लिखूंगा? 6 × 3 + 1, ठीक है। तो इफ इन सब इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं 6 के + और -1 की हार्मोनिक्स बचेंगी हमारे पास में, ठीक है। अब जो जिसमें हम नेगेटिव आ रहा है ना हमारा, वो क्या करेगा? वो जो हमारे रोटर को बैकवर्ड यानी रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएगा। और जितने में हमें ऐड हो रहा है ये मेरे रोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। यानी कि NS = 5, कौन सा डायरेक्शन है? रिवर्स। NS बोल रहा हूं मैं, N = 5 रिवर्स डायरेक्शन में, N = 7 यानी कि 5th हार्मोनिक जो है वो मेरे रोटर को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएगा, और जो 7th हार्मोनिक है वो मेरे रोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। उसी तरह 11th हार्मोनिक है, अगेन इट विल टेक टू रिवर्स डायरेक्शन, एंड 13th हार्मोनिक विल टेक टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा रोटर घूमेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें जो हमारी स्पीड है, तो जितना NS तो नॉर्मल मेरी फंडामेंटल में स्पीड होती है। अब जितने हार्मोनिक्स मेरे बढ़ते गए NS/ लेट्स से N, तो अगर फंडामेंटल है तो मेरी स्पीड रहेगी NS, ठीक है। अगर फंडामेंटल नहीं है तो देखो ट्रिपलेट हार्मोनिक्स से एब्सेंट है, यानी 5th हार्मोनिक है मेरे पास, यानी NS/5, NS/7। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो इस फिनोमिना को जहाँ पे कि हमारे पास में स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो 5 टाइम्स या 7 टाइम्स या 11 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, और जो रोटर है मेरा वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में घूमता रहता है, उस इफेक्ट को हम क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। बेसिकली हमारी जो भी हार्मोनिक्स होती है वो क्या करती है? हमारे फंडामेंटल में डिस्टॉर्शंस पैदा करती है, यानी जो एग्जैक्ट साइन वेव है वो एग्जैक्ट नहीं रहती, थोड़ा सा उसमें डिप रहता है, ठीक है। तो ये तो था क्रॉलिंग। देखो अभी हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, अभी के लिए समझ लो। अब कॉगिंग की और एक बार बात कर लेते हैं, फिर सारी चीज़ों को हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। देखो कॉगिंग में क्या होता है? कॉगिंग इज़ वेरी सिंपल। आपके पास में स्टेटर टीथ होते हैं, रोटर टीथ होते हैं, ठीक है। अगर आपके स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स और रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स दोनों के सेम हुए इस तरीके से, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक अलाइनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि रिलेक्टेंस यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे ये लोग मैग्नेटिक अलाइन कर जाते हैं। अब क्योंकि देखो यहाँ पे पुअर स्टार्टिंग कंडीशंस हैं, तो ये मैग्नेटिकली अलाइन हो जाते हैं, यानी जो हमारा अलाइनमेंट टॉर्क है ना, अलाइनमेंट टॉर्क है वो मेरा लो टॉर्क से बड़ा हो जाता है, जिससे कि मेरा रोटर और स्टेटर दोनों क्या हो जाते हैं? मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। इस अलाइनमेंट की वजह से मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, घूम नहीं पाते। तो इसको घुमाने के लिए हमारे पास में एक सोल्यूशन ये हो सकता है, या तो हम रोटर को थोड़ा सा स्क्रू कर दें, है ना, पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस, उससे घूम सकता है, या फिर हम इसको एक फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, मतलब अगर आपका स्टेटर की कुछ स्लॉट्स हैं तो रोटर के स्लॉट को आप इंटीजर मल्टीपल में मत रखिएगा। अगर इंटीजर मल्टीपल में भी रखेगा तो भी लॉकिंग पॉसिबल है, वो अपने आप अलाइन कर लेगा। तो आप क्या करोगे? इंटीजर मल्टीपल ना रखते हुए कुछ कम स्लॉट्स उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कॉगिंग होगा, ठीक है। तो अब आइए इसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो क्रॉलिंग इज नथिंग बट समटाइम्स squirrel cage induction motor exhibits a tendency to run at very slow speeds
as low as 1/7 of their synchronous speed, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था. This phenomenon is called as crawling of induction motor. ठीक है. This action is due to the fact that the flux wave produced by the stator winding is not purely sine wave. ठीक है. ये हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्योरली साइन वेव नहीं होती है फ्लक्स वेव. इंस्टेड इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेव कंसिस्टिंग ऑफ फंडामेंटल वेव एंड ऑड हार्मोनिक्स लाइक थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ एक्सेट्रा. और जैसा कि मैंने कहा था अभी आपको कि फंडामेंटल वेव रिवॉल्व्स सिंक्रोनसली एट सिंक्रोनस स्पीड ns, जबकि थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक्स हैं ये हमारे रोटर को या तो फॉरवर्ड की तरफ रोटेट करती है या फिर बैकवर्ड की तरफ रोटेट करती है एट अ स्पीड ns/3, ns/5 एंड ns/7 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. हेंस हार्मोनिक टॉर्क्स आर आल्सो डेवलप इन एडिशन टू द, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टॉर्क के साथ साथ हमारे हार्मोनिक टॉर्क भी डेवलप हो रहे हैं. थर्ड हार्मोनिक्स आर एब्सेंट इन बैलेंस 3 फेज सिस्टम. जैसा कि मैंने आपको कहा जितने भी ट्रिपल एंड हार्मोनिक्स हैं बैलेंस 3 फेज सिस्टम के लिए सब एब्सेंट हो जाएंगे. तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो मोटर टॉर्क होता है उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है फंडामेंटल टॉर्क विद स्पीड ns, देन फिफ्थ हार्मोनिक टॉर्क विद स्पीड ns/5 एंड सेवेंथ हार्मोनिक टॉर्क विद स्पीड ns/7. और हायर हार्मोनिक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हायर हार्मोनिक्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं. अब देखो फंडामेंटल फेज डिफरेंस क्या होता है, 120 डिग्री होता है फॉर फंडामेंटल, है ना. फेज डिफरेंस 120 रहता है. लेकिन जब हम फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें तो क्या हो जाएगा 5 × 120 दैट इज 600. ठीक है. तो अगर हम इसको एक और तरीके से कहें तो ये क्या कह रहा है 2 × 360, यानी 2 साइकिल के बाद में माइनस आप 120 करोगे तो आप मुझे 600 मिलता है, यानी 720 माइनस 120, यानी कि नेगेटिव 120 जा रहा है, यानी कि रोटर जो है वो मेरा रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द रिवॉल्विंग स्पीड सेटअप विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन हैविंग द स्पीड ns/5. उसी तरह से सेवेंथ हार्मोनिक का 840 हो जाएगा, यानी 2 रेवोल्यूशन में आप 120 जोड़ रहे हो, 720 + 120 एंड इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो रिवॉल्विंग स्पीड विल बी आइदर सेटअप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हैविंग स्पीड ns/5 और रिवर्स डायरेक्शन हैविंग स्पीड ns/5. यहाँ पे ns/7 है और रिवर्स में ns/5. कॉगिंग वहीं पे क्या होता है, समटाइम्स द रोटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर refuses to start at all, particularly if the supply voltage is low. This happens especially when the number of rotor teeth is equal to number of stator teeth because of magnetic locking between the stator teeth and the rotor teeth. और वर्ड्स में कहें तो अलाइनमेंट टॉर्क लोड टॉर्क से बड़ा होता है. तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही करते हैं. आगे आने वाले लेक्चर में हम और कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे और फिर स्क्विरल केज और वाउंड रोटर के बीच में भी क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उनको हम जानेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.